अस्सलाम वालेकुम। yasin's-analysis.com के प्लेटफॉर्म पर आप तमाम लोगों को खुश आमदीद। yasin's-analysis.com यूट्यूब का ही एक हिस्सा है जो आप जानते हैं कि पिछले 2.5 साल से आप मेरे साथ हैं एन आई ऑन मार्केट बाय यासीन पे, और डेली बेसिस पे जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं वो आपके साथ शेयर किए जाते हैं। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप yasin's-analysis.com को प्लेटफॉर्म पर आप लोग आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, और कोशिश में मेरी यही रहती है कि जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स और जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो आपके साथ शेयर की जाएं। बहरहाल आज तारीख हो गई है 4 मार्च, 4 मार्च आज डेट है, और वीकली क्लोजिंग फ्राइडे का आज दिन है और बड़ा इंपॉर्टेंट डे होता है। और हमेशा मैं आप तमाम लोगों की खिदमत में यही बात बयान करता हूं कि आप चाहे वर्चुअल ट्रेड कर रहे हो या आप फिजिकल ट्रेड करते हैं, आप अपनी पोजीशन फ्राइडे नाइट को लिक्विड कर दिया करें, काट दिया करें, ख़त्म कर दिया करें, और जो मार्केट मंडे को ओपन हो उस हवाले से आप अपनी बाइंग सेलिंग को ओपन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिचुएशन। लेकिन जिस तरीके से ये यूक्रेन और रूस के हवाले से जो पूरी दुनिया इस पर नज़र रखे हुए है कि क्या कुछ हो रहा है, क्या कोई एक न्यूक्लियर कोई ब्लास्ट ना हो जाए या थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ हम तो नहीं जा रहे, तो बहरहाल इस पे बहुत ज़्यादा लोग संजीदगी से देख रहे हैं और इस पर अपने तबसरे और तज्जिए पेश करते रहते हैं। अगर हम बैक इन 1939 में जाते हैं, आज से तकरीबन 80 साल पहले, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई, और वो भी इसी तरीके से शुरू हुई थी कि जनाब जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर अटैक कर दिया था, उसके ऊपर इन्वेड कर दिया था, और उसके साथ साथ फिर आहिस्ता आहिस्ता जर्मनी के साथ फ्रांस, बरतानिया, अमेरिका, रूस और तमाम ममालिक जो है इसके अंदर शामिल होते चले गए। ख़ास तौर पे यूरोप पे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी उसमें अक्रॉस द बोर्ड तमाम लोग, तमाम ममालिक, तमाम दुनिया में रहने वाले उस वक्त के लोग, वो एक परेशानी का उनको शदीद सामना करना पड़ा। आज भी हम यही देख रहे हैं कि यूक्रेन के ऊपर जब से तकरीबन 1 हफ्ता हो रहा है, और रूस की जो जारियत है, रूस के जो हमले हैं, जो रूस की जानिब से जो उनके लड़ाका तैयारी की जानिब से जो हवाई अटैक्स हो रहे हैं वो मुसलसल बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो पहलू हमें दिखाई दे रहा है कि यूक्रेन के ऊपर उसने इन्वेड तो कर दिया, अटैक कर दिया, लेकिन ये अटैक कोई एक दिन में नहीं शुरू हुआ, ये 1 हफ्ते या 1 महीने की बात नहीं है। हम पिछले 10 सालों से ये बात सुनते चले आ रहे थे कि जनाब यूक्रेन नेटो में शामिल होने की जो है वो तमन्ना जाहिर कर रहा है, यूरोपियन यूनियन के साथ वो शामिल होना जा रहा है। इस हवाले से रूस ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार पिछले 10 सालों से वो करता चला आया, और उसने मना किया यूक्रेन के प्रेसिडेंट को, यूक्रेन की हुकूमत को, कि वो नेटो अलायंस में शामिल ना हो। हमें यह मालूम है कि बैक इन 1940s में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी तो जो नेटो अलायंस बना था, जिसको हम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, या सिंपली इसको वाशिंगटन ट्रीटी भी कहा जाता है, ये बेसिकली रूस के खिलाफ ही क्रिएट किया गया था। ये जो ब्लॉक क्रिएट किया गया था, ये जो यूनियन क्रिएट की गई थी या ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, ये रूस की मुखालफत में बनाई गई थी। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता था कि जनाब यूक्रेन, जो कि 91-92 से पहले रूस का ही एक हिस्सा था, वो दूसरे ब्लॉक में जाकर शामिल हो जाए, यूक्रेन जो है वो नेटो में शामिल हो जाए या यूरोपियन यूनियन में। चलिए ठीक है, यूरोपियन यूनियन का एक अलहदा पॉइंट है, लेकिन वो कभी भी रूस ये इजाज़त नहीं दे सकता अपने पड़ोसी मुल्क या अपने साबका एक स्टेट को कि वो नेटो के अलायंस में जाके शामिल हो जाए। तो बहरहाल ये 10 सालों से हम ये सुनते चले आए कि रूस मना करता रहा, लेकिन उसके बावजूद यूक्रेन ने रूस की बातें नहीं सुनी, और आखिरकार उसने एक भरपूर इजहार किया नेटो के साथ कि वो नेटो में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो शामिल हो जाए। तो इन बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे हलकों से ये बात हो रही है कि रूस जो है वो गलत अटैक कर रहा है, रूस ये काम गलत कर रहा है। लेकिन अगर इसका आप तफसीली जायजा हम लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि यूक्रेन, जो कि उसका बॉर्डर मिला हुआ है रूस के साथ, वो कैसे ये बर्दाश्त कर सकता है कि अमरीकी हुकूमत या अमरीका की जो लॉबी है वो उसके पड़ोस में आकर बैठ जाए, या उसके जो है वो अमरीकी जो है वो अड्डे वो बना दे, जो जंगी अड्डे होते हैं। तो बहरहाल इस हवाले से जब उसने ये देखा रूस ने, तो जाहिर है फिर उसने यूक्रेन पे अटैक किया, यूक्रेन को इन्वेड करने की कोशिश की जा रही है। और पिछले 10 दिनों से हम ये देख रहे हैं कि यूक्रेन के हवाले से जो बातें हो रही हैं, जो अटैक्स हो रहे हैं, उसके अंदर शिद्दत आमेजी का पहलू बढ़ता चला जा रहा है।
اور کل بھی ہم نے یہی دیکھا کہ جب ہمارے پاس یہ خبر آئی کل ارلی مارننگ کے یمل پائپ لائن جو ہے روس نے بند کر دی ہے. یمل پائپ لائن جو کہ جرمنی کو گیس کی فراوانی اس کو ہوتی ہے, گیس کی سپلائی کی جاتی ہے. یمل, اس سے پہلے بھی ہم نے یہ سنا تھا اور پڑھا کہ جناب اگر یہ جنگ جو ہے بہت زیادہ طوالت اختیار کر جاتی ہے یا یورپین یونین یا امریکہ یا نیٹو یوکرین کو بچانے کے لیے کوئی کوشش کرتے ہیں تو روس جو ہے وہ ان کو گیس کی سپلائی اور پیٹرول کی سپلائی کو ہولڈ کر سکتا ہے, سسپینڈ کر سکتا ہے. اور کل ہمارے پاس یہی خبر آئی اور یہ خبر آنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ گیس کی جب پریشر کم ہوا یمل کے پائپ لائنوں میں تو پیٹرول کی قیمتیں ہوش ربا اضافے کے ساتھ $116-117 اور برینٹ آئل $120 کی تاریخی بلندیوں تک پہنچ گیا. تقریباً 10 سے 15 سال کی ہائیسٹ لیول پر کروڈ آئل کی پرائسز آ گئے, کیونکہ جیسا کہ پہلے روس نے یہ کہا تھا کہ وہ اپنی گیس کو اور پیٹرول کی سپلائی کو وہ روک دے گا, بند کر دے گا, وہ ایز اے امونیشن, ایز اے اسلحہ, ایز اے ویپن استعمال کرے گا اپنے گیس اینڈ پیٹرول کے ذخائر کو. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ تقریباً 40% گیس جو سپلائی ہوتی ہے پورے یورپ کو وہ روس کی جانب سے ہوتی ہے. 25% پیٹرول کی, گیسولین کی پرووائڈ کرتا ہے روس پورے یورپ کو. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ برطانیہ ہو یا یورپین یونین ہو وہ روس کی گیس اور پیٹرول کے بغیر زندہ رہ سکیں؟ تو اس حوالے سے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پورے یورپ میں اس وقت ابھی بھی سرد موسم چل رہا ہے, برف باری ہو رہی ہے اور سرد موسم میں زیادہ سے زیادہ ان کو گیس اور پیٹرول کی سپلائی کی نیڈ ہوتی ہے. تو یہ جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے کہ روس اپنی گیس اور اپنے پیٹرول کو ایز اے ویپنز کے طور پر بھی استعمال کر رہا ہے اور اس نے کل سے یہ شروع کر دیا ہے. تو جس بیسس پہ ہم نے دیکھا تقریباً 15 سال کے ہائیسٹ لیول پر برینٹ آئل اینڈ کروڈ آئل ہو گیا ہے. تو بہرحال امیدیں اچھی رکھنی چاہیے کہ یہ جنگ جلد از جلد بند ہو, اور جنگ کسی بھی مسئلے کا حل بالکل نہیں ہو سکتا. یہ ہمیں تاریخ کے آئینے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1939 سے 1945 تک 6 سال تک سیکنڈ ورلڈ وار پورے دنیا کو لپیٹے میں لیے ہوئے تھی, جس کی وجہ سے پورا یورپ جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر تھا. تو بہرحال جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے اور یہی پالیسی کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. پاکستان کے اوپر یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کی طرف سے اور پوری دنیا کی طرف سے بہت زیادہ پریشر بلڈ ہو رہا ہے کہ پاکستان کنڈیم کرے کہ روس یہ کام غلط کر رہا ہے. بہرحال پاکستان ہے, انڈیا ہے, ٹرکی ہے, انہوں نے بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو کہ 35-40 ممالک ہیں جنہوں نے ایبسینشیا ظاہر کیا اور انہوں نے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے اجلاس میں کسی قسم کی ووٹ کرنے سے گریز کیا. تو پاکستان ظاہر ہے, ابھی عمران خان صاحب بھی روس گئے اور وہاں پر انہوں نے ان کے ساتھ گیس پائپ لائن کے حوالے سے بہت ایک نیا پروجیکٹ اسٹارٹ کرنے کی جو باتیں ہو رہی ہیں, یہ بہت اچھا ہے پاکستان کے لیے, کیونکہ پاکستان جو گیس اور انرجی کی کرائسس میں ہے وہ روس سے ہی ہمیں امید ہے کہ وہاں سے ہمیں ایک پائپ لائن مل جائے جس سے پاکستان کی جو ایک ڈیفیسٹ ہے, انرجی ڈیفیسٹ, وہ کور ہو سکے. تو بہرحال پاکستان ابھی تک اس میں نیوٹرل اسٹانس لے کے بیٹھا ہوا ہے. اچھا, انہی جنگی کیفیت کی بیسس پہ آج ہمارے پاس صبح پھر کل جیسے یمل گیس پائپ لائن کے حوالے سے خبر تھی, آج ہمارے پاس صبح خبر یہ آئی ہے کہ چرنوبل کے مقام پر ایک جو نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے یوکرین کا, اس کے اوپر رات بھر روس کے طیاروں نے جو ہے اس کے اوپر اٹیکس کیے ہیں, اس کے اوپر میزائلز, یا آپ یہ کہیے کہ ایک سلائٹلی اس کے قریب علاقوں پہ اس نے بہت زیادہ شیلنگ کی ہے, فائرنگ کی ہے, جس سے یہ خدشہ لاحق ہوتا چلا جا رہا ہے کہ نیوکلیئر بلاسٹ ہو سکتا ہے. یہ بالکل اسی طریقے سے جیسے ہمیں معلوم ہے کہ 1945 میں جب یہ ہیروشیما ناگاساکی پہ ایک ایٹم بام ڈراپ کیا گیا تھا امریکہ کی جانب سے, بالکل اسی طریقے سے یہ کیفیت ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ ایک نیوکلیئر وار کی طرف اس کا یہ جنگ جا سکتی ہے. اور نیوکلیئر وار کی طرف اگر یہ جنگ گئی تو اس کے اندر بہت سارے ممالک دوسرے بھی شامل ہو سکتے ہیں, اور امریکہ اور بہت سارے, ظاہر ہمیں تقریباً 7-8 پوری دنیا کے ممالک ہیں جن کے پاس یہ ایٹم بام یا نیوکلیئر ہتھیار موجود ہیں, اور یہ نیوکلیئر وار کی طرف ہم جا سکتے ہیں.
बहरहाल इससे इज्तनाब बरतने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो या यूरोपियन यूनियन हो या डिफरेंट जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई है, उनको इस मामले को बहुत सीरियस लेना पड़ेगा। अब इसको भी हमें ये देखना पड़ेगा कि यूक्रेन को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि जनाब वो नेटो अलायंस में जाने की कोशिश कर रहा है या वो अमेरिकन ब्लॉक्स में जाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको खुद भी इन तमाम मामलात को सीरियसली लेना चाहिए ताकि ये तमाम जो जंगी कैफियत है इसको जल्द अज जल्द खत्म किया जा सके। अच्छा, पाकिस्तानी भी काफी यूक्रेन में है, तकरीबन 1300-1400 पाकिस्तानी। पोलैंड, जो कि पोलैंड और यूक्रेन का बॉर्डर आपस में मिला हुआ है, तो बहुत सारे पाकिस्तानी जो है वो पोलैंड शिफ्ट हो गए हैं, इवैक्यूएट कर दिया है उन्होंने यूक्रेन को। इस हवाले से एक टेंशन जो है वो डेली बेसिस पे हम देख रहे हैं कि वो क्रिएट होती चली जा रही है। अच्छा, इन्हीं खबरों पे हम ये देख रहे हैं कि सोने, चांदी, तेल के आइटम में बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाई दे रही है। कल जो हमारे पास मार्केट थी, यमल की गैस पाइपलाइन बंद करने के बाद 116-117 का हाई कर दिया, 120 पे ब्रेंट ऑयल चला गया और इसके अंदर मजीद ऊपर जाने की जो पोटेंशियल है वो दिखाई दे रहा है। बहरहाल ऑन टेक्निकल ग्राउंड, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जंगी है हालात में टेक्निकलिटीज़ को हम ज़्यादा मलूज़ खातिर नहीं रखते, लेकिन फिर भी कल जो मार्केट ने हाई किया था 112, 2 दिन पहले 112.50 और फिर 112.50 के ऊपर मार्केट गई, 116, 70, 80 का हाई किया, तकरीबन 117 आप समझ लीजिए। आज टेक्निकल अगर काम कर जाए तो 112.50 के नीचे अगर ऑयल की मार्केट बंद होती है तो माइट पॉसिबल ऑयल की मार्केटें नीचे आ सकती हैं, लेकिन नोबडी नोज। लेकिन मेरी आपसे तमाम लोगों से यही गुजारिश है कि आज फ्राइडे का दिन है, आज वीकली क्लोजिंग होगी, हफ्ता और इतवार क्या कुछ हो जाए, क्या इस जंग में अमेरिका कूद जाए या इस जंग में नेटो अलायंसेस आ जाएं और वो यूक्रेन की मदद को पहुंच जाएं, जो कि अभी तक नहीं पहुंचा। और यूक्रेन का यही सबसे बड़ा एतराज है और सवाल है नेटो से और अमेरिका से कि जनाब आप लोग कह रहे थे कि जनाब हम आपकी मदद को आएंगे, लेकिन अभी तक प्रैक्टिकली ग्राउंड रियलिटी यही है कि अभी तक यूक्रेन की मदद को ना तो नेटो की कोई कंट्री आई है और ना ही अमेरिका ने इसमें छलांग लगाने की कोशिश की है। और पहले ही व्लादिमीर पुतिन ये बड़ा जबरदस्त अंदाज से ये कह चुके हैं, अगर किसी मुल्क ने भी यूक्रेन और रूस के मामलात में दखल अंदाजी करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो इस वजह से हम ये देख रहे हैं कि इस जंग में या इस इन्वेजन में सिर्फ अभी यूक्रेन है और रूस है, इसके अंदर कोई थर्ड कंट्री अभी तक शामिल नहीं हुई है और इसका बहुत बड़ा एतराज यूक्रेन को है। बहरहाल इस हवाले से मजीद देखेंगे कि ये न्यूक्लियर एक्टिविटी की तरफ या चेरनोबिल पे जो 1986 में जो ब्लास्ट हुआ था, डिजास्टर हुआ था जिसमें तकरीबन 90 लोग मारे गए थे, अगर ये खुदा ना खास्ता ये चेरनोबिल के मुकाम पे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर अटैक्स हुए हैं रात भर, अगर जरा सी भी कोई लीकेज हो गई, न्यूक्लियर या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वहां से खारिज होना शुरू हो गए, तो ये इंसानी सेहत के लिए बहुत ज्यादा मुज़िर हो सकती है। तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में हमारी तो ये गुजारिश है व्लादिमीर पुतिन साहब से कि वो न्यूक्लियर एक्टिविटी को बचा के रखें और कोई ऐसे अमल ना करें जो कि इन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे या ह्यूमैनिटी के लिए वो नुकसानदेह साबित हो। अच्छा, जिस तरीके से तेल की कीमतें ऊपर की तरफ जा रही हैं, जाहिर है मैंने पहले भी आपसे ये कहा था कि हमारे पास चॉइस पाकिस्तान के पास दो ही है, क्या वो पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट से खरीदना चाहता है या वो कुत्ते बिल्ली का खाना खरीदना चाहता है या अननेसेसरी गुड्स को खरीदना चाहता है। जाहिर है कि हम इंपोर्ट इकोनॉमी तकरीबन बन चुके हैं, 75% हम इंपोर्ट करते हैं, 25% हमारे पास एक्सपोर्ट है, तो जिस वजह से हमें डॉलर्स की नीड होती है। अब हमें पाकिस्तान को जरूरत है डॉलर्स की, पाकिस्तान को जरूरत है अपने क्रूड ऑयल, अपने एनर्जी की जो पेमेंट होती है वो डॉलर में पेमेंट की होती है, तो डॉलर को बचाने के लिए हमें जरूरी है कि क्रूड ऑयल की पेमेंट के लिए हमारे पास डॉलर मौजूद हो। लेकिन मैंने पहले भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ जो फॉरेन अफेयर्स हैं या कॉमर्स मिनिस्ट्री है या इन तमाम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि अननेसेसरी जो गुड्स हैं, अशियाए खुर्दनोश हैं, उनको बंद किया जाए और पाकिस्तान में सिर्फ क्रूड ऑयल की पेमेंट के लिए डॉलर को बचा के रखा जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हम देख रहे हैं कि कोई ऐसा इमरजेंसी का निफाज नहीं हो रहा है जिसकी वजह से डॉलर की कीमतों में कमी वाक़ हो। आज भी हमारे पास डॉलर 178 रुपीस का एक डॉलर मिल रहा है और यह बढ़ता ही चला जा रहा है, तारीखी बुलंदियों पर पहुंच रहा है। जिस तरीके से क्रूड ऑयल की और ब्रेंट ऑयल की $120 तक कीमत पहुंच चुकी है, ये कोई दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान में जो डॉलर है वो 200 रुपए का हो जाए। जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि जो जंगी कैफियत है, इस जंगी कैफियत की वजह से जो एनर्जी क्राइसिस पूरी दुनिया में आ रहा है, इन बेसिस पे पाकिस्तान में भी पेट्रोल की कीमतें अगर बढ़ नहीं रही, हुकूमत ने बचा के रखा है, लेकिन ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की वजह से
क्रूड ऑयल की कीमतों के बढ़ने की वजह से डॉलर की मांग में मजीद इजाफा होगा और डॉलर मजीद ऊपर की तरफ जाएगा। तो मेरी अब तमाम इदारों से, हुकूमत पाकिस्तान से ये इल्तिजा है, गुजारिश है कि वो अननेसेसरी गुड्स जो हम एक लग्जरी गाड़ियां खरीद रहे हैं, अननेसेसरी फूड बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, हम चॉकलेट्स, चीज, पनीर, जेली, पता नहीं क्या क्या बला बला हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, इन तमाम इंपोर्ट्स को बैन लगाया जाए। अगर हम वाकई में सीरियसली अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, हम हुब्बुल वतनी का इजहार इसी तरीके से कर सकते हैं कि हम बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी करें, ताकि हम अपने पेट्रोल की पेमेंट के लिए डॉलर को बचा सकें, और डॉलर जो है मार्केट में कम होगा तो उससे हमारे यहाँ जो महंगाई का तूफान है वो भी कम हो जाएगा। तो बहरहाल इस पे सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा, आज एक इंपॉर्टेंट बड़ी मीटिंग हो रही है, आईएमएफ की वर्चुअल मीटिंग है पाकिस्तान डेलीगेशन के साथ, और वो मीटिंग होगी जो कि $6 बिलियन का पाकिस्तान को एक कमिट किया हुआ था कि 39 मंथ्स का पाकिस्तान को पैकेज दिया जाएगा, $6 अरब, जिसमें से $3 अरब पाकिस्तान को मिल चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान में पिछले हफ्ते इमरान खान साहब ने 10 रुपए पेट्रोल पे, डीजल पे 10 रुपए और 5 रुपए फी यूनिट बिजली पे कम कर दिए, जो कि आईएमएफ के साथ जो एग्रीमेंट था उसकी थोड़ा सा ये बियॉन्ड चले गए। बहरहाल इस हवाले से आज बहुत क्रूशल मीटिंग हो रही है, और मजीद $3 अरब जो पाकिस्तान को मिलने हैं वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या ये 10 रुपए जो कम किए गए हैं ये किस तरीके से कम किए हैं, इस पे बहुत सारे सवाल उठेंगे। आईएमएफ की मीटिंग 10 दिनों तक जारी रहेगी, और इस पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान अपना क्या मौक़िफ़ इख्तियार करता है कि ये 10 रुपए और 5 रुपए जो पेट्रोल और बिजली पे कम किए गए, तो ये क्या वायलेशन की गई है, क्या इनके एग्रीमेंट की वायलेशन थी, ये क्या कुछ हुआ। ये बहरहाल 10 दिन तक ये मीटिंग होगी, वर्चुअल मीटिंग है आईएमएफ और पाकिस्तानी डेलीगेशन के साथ। अच्छा, इसके साथ ही पाकिस्तान में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी दिखाई दे रही है। 2-3 दिनों से मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके जा रहे हैं, इमरान खान की हुकूमत को चलता करेंगे। तो ये बहुत सारी बातें चल रही हैं। बहरहाल जो सियासी माहौल है वो काफ़ी गर्म है। तो बहरहाल इस 2-3 दिनों में हमें देखना पड़ेगा कि आइंदा 2-4 दिनों में पाकिस्तान की जो सियासी जो तब्दीली है क्या वाकई वो होती है या नहीं होती। बहरहाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है, और हम देख रहे हैं कि बिलावल जरदारी साहब जो हैं वो भी इस्लामाबाद की तरफ रवां दवां हैं, और उनका काफिला इस्लामाबाद पहुंच रहा है। इसको भी देखना पड़ेगा कि वो इस्लामाबाद तक पहुंचते हैं या बीच में ही कोई डील हो जाती है। अच्छा, इसके साथ बड़ी खुशी की खबर है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान की सरजमीन पर खेल रहा है। ये बहुत खुश आइन बात है। पिछले 2-2.5 साल से कोविड-19 के बेसिस पे हमने देखा कि पूरी दुनिया में जो खेल की सरगर्मियां थी वो नापैद हो चुकी थी, लेकिन हम अपने रमीज राजा साहब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब हैं उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि पाकिस्तान में बड़ा खूबसूरत इनेकाद करवाया उन्होंने PSL 7 का, जिसमें लाहौर कलंदर ने फतह हासिल की। बहुत खूबसूरत अंदाज में इसको उन्होंने मैनेज किया है, और आज हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 24 साल के बाद रावलपिंडी में टेस्ट मैच का पहला दिन आज है। ये पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं, इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी पॉजिटिव नंबर्स मिलते हैं। तो बहरहाल ये कुछ बातें, और इसके अलावा दैट्स ऑल, ये सारी बातें आपके साथ शेयर की गई। आपसे मेरी गुजारिश है कि ये YouTube क्लिप में कुछ बातें लंबी हो जाती हैं तो इसको आप दोबारा सुन लिया करें, ताकि आप वो तमाम पहलू, वो तमाम पॉइंट्स जो कि मार्केट के लिए ज़रूरी होते हैं वो आप इसको याद रख सकें। बहरहाल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी, और 2 दिन अब हफ्ता इतवार छुट्टी है। फ्राइडे तक कोई इंपॉर्टेंट इवेंट अगर इस जंगी कैफियत के हवाले से रहा तो संडे नाइट इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, और मैं आप तमाम लोगों को यही सलाह दूंगा कि आज फ्राइडे है, वीकली क्लोजिंग है, अपनी तमाम पोजीशनों को लिक्विड रखें। मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, नोबडी नोज। सोना 1940 पे चल रहा है, तेल 110 और 116-17 का हाई किया हुआ है। अगर कोई पैचअप हो जाता है, अगर व्लादिमीर पुतिन जंग बंदी का ऐलान कर देते हैं तो मार्केटें नीचे आ सकती हैं, लेकिन अगर इस जंग में मजीद इजाफा हुआ तो ये मार्केटें कितने ऊपर गैप से खुलेंगी किसी को कुछ पता नहीं। इसलिए मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि फ्राइडे नाइट को अपनी पोजीशनों को लिक्विड कर दिया करें। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।